Hello students, so here we are starting the part 3 video of the chapter 2. So here we have the topic 4th generation computers which were in between 1980 to 1989. 4th generation computers use large scale ICs called the VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस. अब जैसे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में आईसीज का इस्तेमाल होता था, यहाँ पर भी आईसी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन यहाँ पर लार्ज स्केल आईसीज इस्तेमाल हो रही हैं जिसको हम VLSI के नाम से जानते हैं. बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर्स वर फास्टर, स्मॉलर एंड रिलायबल. और इन लार्ज स्केल आईसीज की वजह से, VLSIs की वजह से ये जो कंप्यूटर्स थे ज़्यादा फास्ट थे, ज़्यादा छोटे थे और रिलायबल थे, ईजी टू यूज़. The 4th generation computers soon evolved as an interactive general purpose machines that allow rapid application development. और ये जो 4th generation computers थे बहुत ही जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते थे. इनमें जितना भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना हो वो बहुत ही जल्दी से इन लार्ज स्केल आईसीज की वजह से हो जाता था. दिस जनरेशन कंप्यूटर्स बिकेम मोर यूज़र फ्रेंडली यानी ईजियर टू यूज़. आप आसानी से इन्हें इस्तेमाल कर सकते थे. एंड कैन बी यूज्ड वाइडली फॉर पर्सनल एप्लीकेशंस. अपने रोज़मर्रा के पर्सनल कामों के लिए भी इन कंप्यूटर का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता था. हेंस सच मशीन्स वर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स यानी PCs. एग्जाम्पल आर IBM PC एंड Apple II. ये दोनों एग्जाम्पल हैं इस 4th जनरेशन कंप्यूटर्स के जिन्हें PC की तरह इस्तेमाल किया जाता था. The 4th generation computers also include supercomputers such as the Cray series computers. ये जो 4th generation computers है उनमें सुपर कंप्यूटर्स भी आते थे, इंक्लूडेड थे, जो कि Cray series के थे. सुपर कंप्यूटर्स आर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड कॉस्ट. जो सुपर कंप्यूटर थे उन्हें सुपर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी थी वो सबसे बेस्ट थी. These computers can process billions of instructions per second. इनमें इतनी काबिलियत थी कि वो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रोसेस करने में कुछ सेकंड ही लगाते थे. They are used for applications which require intensive numerical computations such as stock analysis, weather forecasting, other similar complex applications. And the spread of computer network was also observed during this time period. अब ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उन्हें वहाँ इस्तेमाल किया जाता था जहाँ पर कंप्यूटेशन जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता हो. जैसे कि स्टॉक एनालिसिस एरिया है, जो स्टॉक एनालिसिस करने में इस्तेमाल करते हैं, वेदर फोरकास्ट करने में जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर इस सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल आसानी से किया जाता था. अभी और इस दौरान यानी इस 4th जनरेशन कंप्यूटर्स के दौरान ये जो कंप्यूटर का नेटवर्क था यानी कंप्यूटर का जो यूज़ था बहुत सारा स्प्रेड हुआ, बहुत सारी जगह पे फैला. फिर उसके बाद आते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर्स जो कि 1989 से टिल डेट यानी कि अभी तक जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब 5th जनरेशन कंप्यूटर्स के तहत गिने जाते हैं. 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर फर्दर मेड स्मार्टर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड, यूज़र फ्रेंडलीनेस एंड कनेक्टिविटी टू नेटवर्क. 5th जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो ज़्यादा स्मार्टर थे. किन बातों में? तो उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड हो वो 4th जनरेशन से याद नहीं बाकी जितने भी जनरेशन से उनसे ज़्यादा बेहतर थी. यूज़र फ्रेंडलीनेस यानी इस्तेमाल करना सबसे ईजी है. और कनेक्टिविटी टू नेटवर्क यानी कोई भी नेटवर्क से हमें अगर इन्हें कनेक्ट करना है तो आसानी से हो जाते हैं. दिस कंप्यूटर्स आर पोर्टेबल एंड सोफेस्टिकेटेड. ये जो कंप्यूटर्स हैं पोर्टेबल हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं और सोफेस्टिकेटेड हैं. पावरफुल डेस्कटॉप्स, नोटबुक्स, वैरायटी ऑफ स्टोरेज मैकेनिज्म सच एज ऑप्टिकल डिस्क एंड एडवांस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सच एज द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर अ की फीचर ऑफ द 5th जनरेशन कंप्यूटर्स. ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक 5th जनरेशन कंप्यूटर्स की हैं जिसकी वजह से ये जो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड हमें देते हैं, यूज़र फ्रेंडलीनेस दे रहे हैं और नेटवर्क से कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी देते हैं. IBM notebooks, Pentium PCs, Param 10000 are the example of the 5th generation computers. ये जो IBM नोटबुक हैं, Pentium PCs हैं, Param 10000 हैं,
ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ये सारे 5th जनरेशन्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर पे। जस्ट लाइक 5 हार्डवेयर जनरेशन्स देयर आर अ सॉफ्टवेयर जनरेशन्स टू। द वेरी फर्स्ट जनरेशन इज अ मशीन लेवल लैंग्वेज और अ मशीन लैंग्वेज विच इज अ 2-state लैंग्वेज हैविंग अ सिंबल 0 and 1। जैसे ही हार्डवेयर जनरेशन्स थे, यहाँ पे हमारे पास 5 जनरेशन्स थे, वैसे ही यहाँ पर सॉफ्टवेयर जनरेशन्स भी होते थे। तो जो सबसे पहला जनरेशन था सॉफ्टवेयर का, उसे वहाँ पर मशीन लेवल लैंग्वेज से या तो मशीन लैंग्वेज, इसे हम कह सकते हैं कि वो फर्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर का था। एंड विच हैव अ 2-state ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, वहाँ पर 2 लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था जिन्हें हम सिंबल के रूप में कह सकते हैं 0 and 1। एंड दिस इज कॉल्ड द बाइनरी लैंग्वेज, और उन्हें बाइनरी लैंग्वेज नाम दिया गया। कंप्यूटर बीइंग मेनली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, और जो कंप्यूटर थे वो इस लैंग्वेज को आसानी से समझते थे। टू अवॉइड डिफिकल्टीज वर्किंग विद द मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अभी ये मशीन लेवल लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी अवॉइड करने के लिए असेंबली लैंग्वेज है उसका इंट्रोड्यूस करा गया। असेंबली लैंग्वेज यूजेस मिनोमिक्स कोड और सिम्बॉल्स, एंड द असेंबली लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज 2nd जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज के बाद हमारी असेंबली लैंग्वेज आई जो मिनोमिक कोड या तो सिंबल का इस्तेमाल करती थी, और इसी वजह से उसे 2nd जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज कहा जाता है। Whether it is a machine language or assembly language, it was still tedious to provide data and instructions। भले ही वो मशीन लैंग्वेज हो, असेंबली लैंग्वेज हो, हमें उसे डेटा प्रोवाइड करना है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो वी आर मोर कंफर्टेबल विद द इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस, ठीक है, हम इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही कंफर्टेबल हैं। तो इट वुड बी मच मोर कंफर्टेबल इफ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस कैन बी प्रोवाइडेड टू कंप्यूटर इन इंग्लिश लाइक higher level language or a subset of English language, and computers can be translate it into a machine readable form। अभी हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटाज हैं, वो सारा अगर कंप्यूटर को बता पा रहे हैं और कंप्यूटर उसको खुद की भाषा में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। Taking this idea as an inspiration, the 3rd generation language as a subset of a English language were designed। और इसी वजह से हमारे पास 3rd जनरेशन लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में वहाँ पर डिज़ाइन की गई। These 3rd generation languages are also known as a higher level languages। और ये जो 3rd level लैंग्वेज थी इसे हम हायर लेवल लैंग्वेजेस कह सकते हैं। To make machine automatically translate the content written in the higher level language, special utility called translator such as a compiler and an interpreter is used। अब मशीन है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर ले, इसीलिए यहाँ पर ट्रांसलेटर नाम के टूल का इस्तेमाल किया जाता था। The translator written in machine understandable form convert data and instruction provided into the English like higher language into a machine understandable form। An example of such higher language are a C, COBOL and a Java programming language। अब जो ट्रांसलेटर है मशीन की भाषा को कन्वर्ट करता था, यानी हम जो भी इंग्लिश में लिखेंगे उसको वो कन्वर्ट कर उस कंप्यूटर को बता देता था और उसकी वो लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर देता था। और हायर लेवल लैंग्वेज है जैसे कि सी है, COBOL है एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। सो आफ्टर एक्सप्लोरेशन ऑफ सच 3rd जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, more sophisticated programming environments called 4th जनरेशन लैंग्वेज आर इंट्रोड्यूस। तो इन सारी लैंग्वेजेस के बाद अब थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बाद हमारे पास और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड यानी और भी जटिल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट से हमारे पास आई, जो कि थी 4th जनरेशन लैंग्वेज, वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई। द 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिड्यूस प्रोग्रामिंग एफर्ट बाय जस्ट स्पेसिफाइंग व्हाट टू डू इंस्टेड ऑफ हाउ टू डू। अब ये जो 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो हमारे पास स्पेसिफाई करती थी कि हमें क्या करना है,
ऐसा नहीं कि कैसे करना है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी SQL इज एन एग्जाम्पल ऑफ द 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो SQL है वो हमारी 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। सो वाइल 4th generation programming languages are designed to quickly develop application by specifying only what to do, 5th generation languages are designed to make the computer solve a given problem without a programmer। अब यहाँ पर हमें 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दिया गया है कि हमें क्या करना है, लेकिन अब हमारे पास 4th जनरेशन के बाद 5th जनरेशन जो लैंग्वेज आ रही है वो इस तरह डिज़ाइन की गई है, कंप्यूटर में इस तरह डिज़ाइन की गई है जो कि बिना किसी प्रोग्रामर यानी इंस्ट्रक्टर के बिना ही वो अपना जो प्रॉब्लम है, दिया हुआ जो प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कर देता था। सम एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन दैट रिक्वायर सच सपोर्ट इज अ फॉल्ट फाइंडिंग, वॉइस रिकॉग्निशन एंड इंट्रूजन डिटेक्शन। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं ऐसी एप्लीकेशंस के जो बिना प्रोग्रामर के जो प्रॉब्लम है उससे सॉल्व कर सकता है, जो कि था फॉल्ट फाइंडिंग यानी गलती ढूंढना, वॉइस रिकॉग्निशन आवाज़ से पहचान करना, और था इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन यानी जो हमारी इंस्ट्रक्शंस या इंट्रूजन्स हैं उसको डिटेक्ट करता था वो। सच टास्क आर कैरिड आउट इन अ ट्रांसपेरेंट फैशन फ्रॉम अ यूजर in order to avoid complexity and to facilitate user friendly interaction with the system। और ऐसे जो टास्क थे उसकी वजह से एक ट्रांसपेरेंट फैशन की शुरुआत हुई जहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको अवॉइड किया जाता था, और ये एक यूज़र फ्रेंडली था यानी कोई भी आसानी से इस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता था। 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक टू मीट देयर गोल। ठीक है, 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी जो हमने ही बनाई है और हमारी ही मुश्किल वो सहला रही है, हमारी मुश्किल ही वो सॉल्व कर रही है। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्निक कैन हैंडल इम्प्रिसिजन एंड सपोर्ट ह्यूमन लाइक सेल्फ लर्निंग एंड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज टेक्निक है वो सारी चीज़ें हैंडल कर सकती है और एक ह्यूमन को सपोर्ट करती है ताकि वो कुछ लर्न कर सके या तो उसकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सके। दिस कैरेक्टरिस्टिक हेल्प पुटिंग द AI बेस्ड एप्लीकेशन अ स्टेप अहेड with added intelligence in comparison with the application developed in other programming language or a tools। और ये जो कैरेक्टर है यानी कि एक ह्यूमन को हेल्प करने का, उसको लर्न करने, उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके देने की, इसी वजह से अब यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अभी जो इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत ही आगे बढ़ चुका है और इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। अगले पार्ट में हम मिलेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के साथ। थैंक यू।